मैं तो उसे प्रतिष्ठा हेलो यस सर गुड इवनिंग जी आवाज आ रहा है। हाँ जी यस सर आओ गुड बतासा ड्रिल मारने वाला ये वाला 34 और 30 दे दे इसको ना ला चलिए इसको ना ला सभी कृष्ण मुरारी पटेल जी माइक म्यूट कर लीजिए सर। सभी अपना माइक म्यूट रखें। चलिए हम ईयर पढ़ रहे थे, ईयर अपना खत्म हो गया। ईयर का हमने स्ट्रक्चर्स भी देख लिया, उसके फंक्शंस भी देख लिए, किस तरह से जो है हमें सुनाई देता है और किस तरह से हमारे बॉडी का बैलेंस बनता है। ये सब अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, आज ईयर खत्म करेंगे। छोटा सा और टॉपिक है, ऑडिटरी डिफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। ऑडिटरी डिफेक्ट, गाड़ी के भीतर से इंजन की चेन टूट गई, अलग खुलल पड़ी है। ऑडिटरी डिफेक्ट, ऑडिटरी डिफेक्ट मतलब सुनने से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, या नहीं सुनना मतलब सुनाई नहीं देना, डीफनेस, डीफनेस को हम बोल रहे हैं ऑडिटरी डिफेक्ट। तो दो तरह की डीफनेस हो सकती है, याद रखिएगा। डीफनेस दो तरह की ही होती है। वो दो टाइप कौन कौन से हैं? पहला है कंडक्टिव डीफनेस, पहला होता है हमारा कंडक्टिव डीफनेस, कंडक्टिव डीफनेस, ये पहला टाइप है डीफनेस का, जिसको हम बोल रहे हैं कंडक्टिव डीफनेस। और दूसरा टाइप होता है नर्व डीफनेस, नर्व डीफनेस। मतलब क्या हुआ कि ऑडिटरी डिफेक्ट दो तरह से हो सकता है, या तो कंडक्टिव डीफनेस हो सकती है या फिर नर्व डीफनेस हो सकती है। अब कंडक्टिव डीफनेस क्या है और नर्व डीफनेस क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन देखिए, यदि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, हमने क्या पढ़ा था कल या परसों, हमने ईयर में तीन जो है वो देखे थे कि तीन लेयर होती हैं या तीन चीजें होती हैं ईयर में, ये तीन पार्ट्स होते हैं, ये हमने तीन उसको उसमें डिवाइड किया था। पहला था एक्सटर्नल, फिर मिडिल और सबसे अंदर था इनर। तो उसमें से सबसे एक्सटर्नल वाला पार्ट जो है वो, या फिर जो मिडिल पार्ट होता है ईयर का वो, यदि इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है तब इस तरह की डीफनेस को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिव डीफनेस, है ना। आप लोग याद रखना, बिल्कुल सिंपल है याद रखने का तरीका कि नर्व कहाँ देखने को मिलेगी? नर्व हमें देखने को मिलती है इंटरनल ईयर, ठीक है ना। नर्व हमें कहाँ देखने को मिल रही है? इंटरनल ईयर। ये हमने जान लिया है कि इंटरनल ईयर कौन सा पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है हमारा इंटरनल ईयर? कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या है हमारा? इंटर ईयर जो है इंटरनल ईयर का पार्ट है। या फिर कॉक्लिया के ऊपर क्या होता है? सेमी सर्कुलर केनाल होती है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर केनाल तो डीफनेस उससे हो नहीं सकती, सेमी सर्कुलर केनाल से, बिकॉज ऑफ सेमी सर्कुलर केनाल का जो है फंक्शन क्या है, हम जान चुके हैं कि सेमी सर्कुलर केनाल क्या करती है, वो तो बैलेंस बनाती है। कॉक्लिया जो है वो सुनने में हेल्प करता है। तो इंटरनल ईयर, तो जो नर्व डीफनेस है, ये नर्व डीफनेस मतलब यदि हमारे कॉक्लिया में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, मतलब इंटरनल ईयर में यदि कोई एबनॉर्मलिटी आती है तब इस तरह की डीफनेस को हम बोलेंगे नर्व डीफनेस, क्योंकि कॉक्लिया के पास ही ये नर्व है ना। नर्व हमें कहां पर देखने को नहीं मिलेगी? नर्व हमें
जो सुनने के सेंसेशंस लेके जा रही है वो नर्व की बात कर रहे हैं हम, है ना, ऑडिटरी नर्व की बात कर रहे हैं। तो हमें नर्व कहाँ देखने को नहीं मिलती, एक्सटर्नल ईयर में देखने को नहीं मिलेगी और मिडिल ईयर में देखने को नहीं मिलेगी। तो एक्सटर्नल ईयर याद रखिएगा, एक्सटर्नल ईयर प्लस मिडिल ईयर, यदि यहाँ पर कोई क्या हो जाए, एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाए, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी डेवलप हो सकती है वो अभी अपन बात करेंगे। तो कंडक्टिव डीफनेस हम किससे कहेंगे, जब हमारी एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में कोई एबनॉर्मलिटी जनरेट होती है, तब इस तरह की डीफनेस को हम बोलते हैं कंडक्टिव डीफनेस। और यदि हमारे इंटरनल ईयर में यदि कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है, इंटरनल ईयर में भी कहाँ पर, कॉक्लिया में, तो इसे हम बोलते हैं नर्व डीफनेस। ठीक है ना, नर्व डीफनेस मतलब कॉक्लिया से ही रिलेटेड है। ठीक है ना। अब देखिए फिर से आ जाते हैं हम कंडक्टिव डीफनेस पे कि कंडक्टिव डीफनेस क्या है या किस कारण से हो सकती है। तो कंडक्टिव डीफनेस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारण तो आपको नहीं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दो। कॉज यदि हम इसके देखें, कॉज मतलब कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर। पहला कारण क्या हो गया हमारा, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। अब ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स क्या है, ऑडिटरी ट्यूब जो हमने पढ़ी थी ना वही होती है, उसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल भी बोल सकते हैं, है ना। ये इस तरह से हमने पढ़ा था ना, ये हमारा ईयर था, ठीक है ना, ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाए। ऑब्स्ट्रक्शंस कैसे आ सकता है, देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं कान में यदि क्या फंसा लें, कोई कॉइन फंसा लें, कोई जो है मान लो जो कॉटन होता है, कॉटन का जो है पार्टिकल्स अंदर चले जाए और वहां पे जाके फंस जाए, कहाँ पर, इस ट्यूब के अंदर जाके फंस जाए, तो उससे क्या हो जाएगी, डीफनेस हो जाएगी, सुनाई नहीं देगा। तो ऐसी डीफनेस को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिव डीफनेस। और क्या हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, और कैसे हो सकता है, कोई ट्यूमर जनरेट हो जाए, कहाँ पर, यहाँ पर कोई ट्यूमर जनरेट हो रहा है तो उस कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन के जो है कुछ भी कारण हो सकते हैं, या तो कोई बच्चा क्वाइन है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, कुछ ऐसा जो है ऑब्जेक्ट है जो कान में आके फंस गया है, वो ट्यूब में आके फंस गया है ना, कोई इंसेक्ट है, कोई इंसेक्ट आके वहां फंस गया है, जिस कारण से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह को हम जो है इसे हम क्या कर देंगे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर। दूसरा कारण क्या हो सकता है, थिकनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, थिकनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दूसरा कारण हो जाएगा, थिकनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, थिकनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थिकनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हम जानते हैं क्या होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से, ये हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर है, और यहाँ पर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जो कान का पर्दा है, वो कैसी हो जाए, वो मोटी हो जाए, उसकी थिकनिंग हो जाए। यदि वो थिकनिंग हो जाएगी, उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यदि मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, तब वो प्रॉपर्ली वाइब्रेट नहीं हो पाएगी, और प्रॉपर्ली जब वाइब्रेट नहीं हो पाएगी तब क्या होगा, उसका काम क्या था, जो वाइब्रेशंस थे उसको किस में बदल रही थी, वो बदल रही थी किसमें, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जनरेट कर रही थी, मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस में ये क्या कर रही थी, जो है कन्वर्ट करने का काम कर रही थी, तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो उस कारण से क्या होगा, उस कारण से डीफनेस हो जाएगी। तो थिकनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया। और क्या कारण हो सकता है कंडक्टिव डीफनेस का, परफोरेशन हो जाए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का क्या मतलब हुआ कि वहां पर कोई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाए जिस कारण से वो परफोरेट हो जाए। परफोरेट मतलब
वो खराब सी होने लगे, सड़ने लगे, है ना, क्योंकि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जब खराब सड़ेगी करते हैं, मतलब वहां पर परफोरेशन होने लगा। तो यदि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का क्या हो जाए, परफोरेशन हो जाए, उस कारण भी कंडक्टिव डीफनेस होगी, है ना, क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक का पार्ट क्या था हमारा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक का पार्ट एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के अंदर आता है। हमने बताया ना, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के अंदर ही ये सब कॉज होंगे, है ना। एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर में कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तब उसे ही हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिव डीफनेस बोलेंगे। और क्या कारण हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया ये बिल्कुल जो है मोर कॉमन कॉज है, जनरल सा कारण ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। मिडिल ईयर का जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तब हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया, है ना, मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन है। तो याद रखिएगा, ओटाइटिस मीडिया का क्या मतलब होता है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। तो इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, आ रहा देखो वो है ना केबल वाले आए, चलिए फिर इसके बाद क्या, एक और हो सकता है ओटो स्क्लेरोसिस। एक कारण और हो सकता है ओटो स्क्लेरोसिस, ओटो स्क्लेरोसिस। अब ये ओटो स्क्लेरोसिस क्या है, ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारा जो है कंडक्टिव डीफनेस हो जाए। देखो ओटो स्क्लेरोसिस का क्या मतलब होता है कि फिक्सेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है किसका, याद करिए जब हमने यहाँ पर ऊपर बता देते हैं, हम जरा ऊपर देखिएगा, ठीक है ना, फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है ओवल स्टेपीस का। प्लीज आप लोग म्यूट रखें प्लीज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपना म्यूट रखें। देखिए हमने जो है कल 3 बोन बताई थी, ये थी हमारी कौन सी, ये थी हमारी मेलस बोन, फिर हमारी कौन सी थी, इनकस बोन, और फिर लास्ट में हमारी कौन सी बोन थी, ये हमारी थी स्टेपीस, है ना। ये 3 बोन थी, और 3 बोन के बाद हमने क्या बताया था, यहाँ पर इस तरह से ओवल विंडो रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओवल विंडो। और फिर यहाँ से हमारा क्या जुड़ा रहता है, यहाँ से हमारा जुड़ा रहता है कॉक्लिया, यहाँ से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, कॉक्लिया जुड़ा हुआ, मतलब कॉक्लिया का ही ओवल विंडो है। तो क्या होता है इसमें, ओटो स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि ये जो ओवल विंडो है ये प्रॉपर्ली अरेंज नहीं हो पाती, किससे, मान लो यहाँ पर छोटा सा एक गैप आ जाए, यहाँ पर ये गैप आ गया, बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, प्रॉपर्ली फिक्सेशन नहीं हो पाया है ना। यहाँ पर बीच में एक आ गया है गैप, ये देखिए गैप दिख रहा है बीच में। तो यदि स्टेपीस का, आप इसको ऐसे समझिए, यदि स्टेपीस का ओवल विंडो के साथ, ओवल विंडो मतलब कॉक्लिया जहां से जुड़ी हुई है ना, जैसे कि मान लो ये कॉक्लिया है, ये कॉक्लिया है, और ये क्या है, हमारी स्टेपीस बोन है, ये दोनों प्रॉपर्ली इस तरह से जुड़ी हुई है। यदि बीच में कोई गैप आ जाता है या ऊपर नीचे हो जाए, है ना, मान लो स्टेपीस ऊपर हो गई या नीचे हो गई, प्रॉपर फिक्सेशन नहीं हुआ, मतलब जैसा फिक्सेशन होना चाहिए ऐसा यदि प्रॉपर्ली फिक्सेशन नहीं हुआ, तब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओटो स्क्लेरोसिस। याद रखना, ओटो स्क्लेरोसिस मतलब इम्प्रॉपर जो है यहाँ पर अरेंजमेंट है किसका, स्टेपीस का और ओवल विंडो का, इम्प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ स्टेपीस एंड ओवल विंडो इज कॉल्ड ओटो स्क्लेरोसिस, है ना। ठीक, समझ में आया ओटो स्क्लेरोसिस क्या है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये इम्प्रॉपर फिक्सेशन रहता है, प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं हो पाती। तो इस कारण भी क्या हो सकता है, इस कारण भी ये है कंडक्टिव डीफनेस आ जाएगी, है ना, इसे भी हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिव डीफनेस बोलेंगे। तो ये तो रहा हमारा कंडक्टिव डीफनेस, ठीक है ना। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के बाद आगे की बात करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट के बाद आगे की हम बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा।
नर्व डीफनेस, एक मिनट रुकिए। हेलो, एग्जाम के बारे में प्लीज 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 आप लोग प्लीज म्यूट रखें। इसके बाद सेकेंड, सेकेंड है हमारा नर्व डीफनेस। सेकेंड है नर्व डीफनेस। नर्व डीफनेस के अंदर क्या होगा, 1 मिनट हाँ क्लास ले लो। कितना लिख दिए? एक दो गुण एक गुण, दो गुण 4 बार, 3 बार, सुबह दोपहर शाम। बिल्कुल शुरू हो जाते हो आप लोग जैसे जो 2 मिनट के लिए जाएं। तो अब बात करें नर्व डीफनेस, तो नर्व डीफनेस में हमने क्या बताया, नर्व डीफनेस में हमने बताया कि ये जो है वो इंटरनल जो ईयर होता है हमारा, इंटरनल ईयर मतलब कॉक्लिया, किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉक्लिया की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि कॉक्लिया के पास ही ऑडिटरी नर्व जो है वो रहेंगी, जो कि सेंसेशंस को लेके कहाँ जाएंगी, हमारे ब्रेन तक जाएंगी। तो इन सिंपली अब यहाँ पर इसका क्या हो सकता है, हम इसमें क्या बोल सकते हैं, कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ एनी स्ट्रक्चर्स इन कॉक्लिया इज कॉल्ड नर्व डीफनेस। मतलब हमने क्या बोला, हम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है, ये डैमेज हो रहा है यदि कॉक्लिया, और कॉक्लिया के डैमेज होने के कारण यदि कोई डीफनेस प्रोड्यूस होती है तो उसे हम बोलते हैं नर्व डीफनेस, ठीक है ना। अब कॉक्लिया के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डैमेज हो सकता है, हेयर सेल भी डैमेज हो सकती है। कॉक्लिया के अंदर हमने क्या देखा था, हेयर सेल देखी थी ना, तो हेयर सेल इसके डैमेज के कारण हो सकता है। या फिर हमने और क्या देखा था, याद करिए, हमने कॉक्लिया के अंदर और क्या क्या देखा था, ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई मतलब अभी बताते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई, शायद ये ऑर्गन ऑफ कोटाई वर्ड हमने कल यूज नहीं किया, तो अभी आपको पता चल जाएगा ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या है। याद करिए, हमने 3 इस तरह से कंपार्टमेंट बताए थे कल, हमने 3 इस तरह से कंपार्टमेंट बताए थे, है ना। एक ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट था, नीचे वाला कंपार्टमेंट था, और एक सेंटर वाला बीच वाला कंपार्टमेंट था। और इस बीच वाले कंपार्टमेंट में क्या था, इस बीच वाले कंपार्टमेंट में हमें एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही थी, और यहाँ पर हमें हेयर सेल मतलब बेसिलर सेल दिखाई दे रही थी, है ना। तो हमारा मेन कंसीडर का पार्ट कौन सा था, मेन कंसीडर का पार्ट था हमारा ये बीच वाला पार्ट, ठीक है ना, स्केला मीडिया, इसे हम क्या बोल रहे थे, स्केला मीडिया। तो ये जो स्केला मीडिया है, इस स्केला मीडिया को हम और क्या बोल सकते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो बीच वाला जो हमें पार्ट दिख रहा था, इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑर्गन ऑफ कोटाई। क्यों, क्योंकि सेंसेशंस यहीं से हमारे ब्रेन में जा रहे हैं। तो क्या हो सकता है, ये कॉक्लिया में कहाँ डिफेक्ट आ सकता है, 330 हेयर सेल में डिफेक्ट आ सकता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई में भी जो है डिफेक्ट आ सकता है। इस कारण से क्या होगी, डीपनेस हो जाएगी, है ना। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई, यदि कहीं वर्ड देखो तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या है। ऑर्गन ऑफ कोटाई मतलब वो जो मिडिल वाला पार्ट है, स्केला मीडिया, उसकी बात हो रही है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके भी सेम वही कारण रहेंगे जो अभी हमने देखे। क्या क्या कारण हो सकते हैं, नर्व डीपनेस किस किस कारण से हो सकती है, तो कॉज हम देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा डीजनरेशन ऑफ हेयर सेल, है ना। हेयर सेल में क्या हो जाए, डीजनरेशन हो जाए, डीजनरेशन मतलब बाहर का भी कुछ नहीं, प्रॉपरली वो जनरेट नहीं हो पा रही है, डीजनरेशन, डीजनरेशन ऑफ हेयर सेल, डीजनरेशन ऑफ हेयर सेल। कितने साल की हो गई? ये हो गया हमारा डीजनरेशन ऑफ हेयर सेल, ठीक है ना। या डीजनरेशन तो समझते हो ना, वहां पे कोई डीजनरेशन हो रहा है, प्रॉपरली जो है वो जनरेट नहीं हो रही, हेयर सेल प्रॉपरली जनरेट नहीं हो रही, उस कारण से क्या हो जाएगा, डीपनेस हो जाएगी। या फिर एक दानी सिंह जी, दानी सिंह जी म्यूट करिए जी, मत बोलिए। डीजनरेशन ऑफ हेयर सेल, है ना। अब ये हम देखें डीजनरेशन, जनरली एक चीज याद रखना कि जो हमारे ईयर के अंदर जो हेयर सेल्स हैं
उन हेयर सेल्स में डीजनरेशन जनरली ज्यादा यूज है ना, ज्यादा यूज यदि हम किसका कर लें, एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक का यदि हम जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं एंटीबायोटिक, इसका जब हम जरूरत से ज्यादा यूज करें तो उस कारण से डीजनरेशन ऑफ हेयर सेल्स होने लगती है ना एंटीबायोटिक। और स्पेसिफिक 2 एंटीबायोटिक के आप लोग नाम याद रखें, एक तो है हमारा जेंटामाइसिन और दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। 2 एंटीबायोटिक एग्जाम्पल जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन आप लोग सब जानते ही होंगे, जेंटामाइसिन है ना, जनरली ये खूब ज्यादा यूज की जाती है एंटीबायोटिक के फॉर्म में। और दूसरा है जेंटामाइसिन और दूसरा हमने बताया स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। दिखाइएगा माता राम को कल ये जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्चुअली करते क्या है, ये एंटीबायोटिक तो है ही, लेकिन यदि इसका कुछ ज्यादा ही यूज किया जा रहा है ना, जब इसका ज्यादा यूज करते हैं तब ये क्या करने लगती है, ये हेयर सेल को डीजनरेट करने लगती है ना। हेयर सेल जब डीजनरेट होंगे तो उससे डीफनेस प्रोड्यूस हो जाती है। अगला कारण क्या हो सकता है, बिल्कुल फेमस सा कारण है, आप लोग भी जानते हो, कोई ट्यूमर जनरेट हो जाए है ना, कोई ऑडिटरी नर्व में या ऑर्गन ऑफ कोटाई में या फिर कॉक्लिया में कोई जो है कैंसरस सेल प्रोड्यूस हो जाए, कोई ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाए, उस कारण भी क्या हो सकता है, यहाँ पर डीफनेस हो सकती है। और इस तरह की डीफनेस को हम क्या बोलेंगे, नर्व डीफनेस बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो 2 तरह की ही डीफनेस हमें देखने को मिलती है। एक तो हो गई हमारी कंडक्टिव डीफनेस और दूसरी हो गई हमारी नर्व डीफनेस। कंडक्टिव डीफनेस ऐसी डीफनेस जो कि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर से रिलेटेड होती है, उसे हम बोलेंगे कंडक्टिव डीफनेस। और नर्व डीफनेस हम उस डीफनेस को बोलते हैं जो हमारी इंटरनल ईयर मतलब कॉक्लिया से रिलेटेड होती है, तो उसे हम बोलते हैं नर्व डीफनेस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। चलिए समझ में आया डीफनेस? बुखार कुछ तेज आई थी जी सर। चलिए अब बात करते हैं कि डीफनेस का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। टेस्ट के बाद ये फिर बस अपना ईयर खत्म हो जाएगा। टेस्ट की और बात कर लेते हैं, कौन कौन से टेस्ट जो है जनरली होते हैं डीफनेस का। जनरली यदि हम बात करें ओवरऑल, तो टेस्ट फॉर हियरिंग या डीफनेस है ना, टेस्ट फॉर हियरिंग, या फिर हम बोल सकते हैं हियरिंग के लिए टेस्ट या फिर डीफनेस के लिए, है ना, कितना सुनाई दे रहा है या कितनी डीफनेस है, उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। पानी यानी बराबर पी रहे हैं। टेस्ट की और बात कर लेते हैं, जनरल सा, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए 2 तरह से टेस्ट किए जाते हैं या 2 तरह में जो है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं हियरिंग के लिए। कुछ होते हैं बेड साइड टेस्ट, पहला है हमारा बेड साइड, इसे हम बोलते हैं बेड साइड टेस्ट, बेड साइड टेस्ट। पूरा करेंगे हम। दूसरा होता है पिएंगे? टेस्ट। पानी पिएंगे अब? दूसरा हो जाएगा, पानी नहीं पिएंगे तो फिर बॉटल लगाना पड़ेगा। पानी नहीं पीती है, दूध पीने में नाटक करती है। दूध पीना में तो ये बहुत नाटक करे। मिर्ची वाला खाना ऐसे नहीं ढेर खाती ढेर है। वाले दूध पीती है। एक तरह की टेबलेट और 2 तरह की शायद दूध पीने से ये कभी नहीं आ। रूटीन टेस्ट और बेड साइड टेस्ट। ठीक है, अब देखिए क्या है रूटीन टेस्ट और बेड साइड टेस्ट। तो पहले हम बात करेंगे बेड साइड टेस्ट, बिल्कुल जनरल से टेस्ट होते हैं। इसके अंदर 2 तरह के टेस्ट आते हैं। 2-3 दिन बेड साइड में 2 तरह के टेस्ट होते हैं। हाँ अभी ठीक है, पहला होता है, पहला टेस्ट है विस्परिंग, खट्टा मीठा नहीं खाना है। विस्परिंग, पहले टेस्ट का नाम है विस्परिंग टेस्ट। पहले टेस्ट का क्या नाम है, ये किसमें आएगा, बेड साइड में। तो पहले टेस्ट का नाम है विस्परिंग टेस्ट। कमजोर भी होगी। दूसरे टेस्ट का नाम है टिकलिंग ऑफ वॉच। बताओ मैं क्या खिलाऊं उसको? बुखार ठीक कर लो फिर बताओ। सुबह उठती है, बादाम खाती, दूध टिकलिंग ऑफ वॉच। स्कूल में लंच कर कर आती, फिर 1 मिनट रुकिएगा आप। कोई दिक्कत नहीं, एक बार बुखार ठीक हो जाने दो, उसके बाद फिर देख लेंगे। वजन कर भेजन दस का अच्छा। नहीं मशीन नहीं। ऐसे ही कमजोर है। वो थैली बड़ी थैली ला लो, वो सामान
वो एक और अलग से पेन ले लो। बड़ी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। चलिए दूसरा टेस्ट जो है वो हमारा है टिकलिंग ऑफ वॉच टेस्ट। अब देखिए इन दोनों टेस्ट में क्या है, रूटीन टेस्ट है, सॉरी ये बेड साइड टेस्ट है। अब देखिए बेड साइड टेस्ट में अब सुबह भी कर लीजिए, रात भी कर लीजिए, कितना है? विस्परिंग टेस्ट। देखिए विस्परिंग का मतलब होता है विस्पर करना। विस्पर मतलब फुसफुसाहट, जो हम धीरे धीरे से बोलते हैं ना, धीरे धीरे बोलते हैं, आवाज को जो है साउंड को लो करके बोलते हैं। एग्जाम में जब हम नकल कर रहे होते हैं, किसी से यदि कोई क्वेश्चंस का आंसर पूछना है तो हम ऐसे तेजी से तो बोलेंगे नहीं। तो जो बुदबुदाहट खुसफुसाहट की जाती है उसे कहा जाता है विस्पर। विस्पर करना है, विस्परिंग करना है ना, धीरे धीरे से बोलना, होले होले से बोलना, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्परिंग टेस्ट। तो बस इसके अंदर विस्परिंग ही किया जाता है। क्या किया जाता है कि पेशेंट्स को थोड़ी दूर बिठा दिया जाता है ना। लगभग कितना दूर बिठा देंगे उसको, 10 मीटर से 15 मीटर, 10 to 15 मीटर, लगभग 10 से 15 मीटर उसको बिठा देंगे। डॉक्टर से 10 से 15 मीटर दूर रहेगा, ठीक है ना। और अब क्या करेगा, डॉक्टर जो है वो विस्पर करेगा। विस्पर मतलब वो तेजी से नहीं बोलेगा, वो जैसे हम अभी हमने बताया ना, विस्परिंग का मतलब क्या होता है, विस्परिंग का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, मतलब बहुत ही धीरे बोलना। धीरे बोलने का मतलब यहाँ पर हुआ कि बिल्कुल जैसे कि एग्जाम में अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो आप कैसे पूछोगे, बिल्कुल वो एक जो धीरे से आवाज को चेंज करके धीरे से जो पूछा जाता है उस तरह से क्या करेगा, डॉक्टर विस्परिंग करेगा। और यदि पेशेंट्स को सुनाई दे जाए वो विस्परिंग, है ना, यदि कोई नॉर्मल पर्सन है तो 10 से 15 मीटर अगर कोई विस्परिंग कर रहा है तो आसानी से वो सुन लेगा, यदि उसके ईयर हेल्दी है। यदि कोई उसको डीफनेस नहीं है, यदि कोई डीफनेस नहीं हुई तो वो 10 से 15 मीटर जो है विस्परिंग का जो साउंड होता है वो आसानी से सुना जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यदि किसी को डीफनेस है तो 10 से 15 मीटर पर डॉक्टर की विस्परिंग उसको सुनाई नहीं देगी। फिर पेशेंट से पूछा जाएगा कि हमने क्या बोला, आपको सुनाई दिया? तो पेशेंट जो है कहेगा नहीं। अगर उसको डीफनेस है तो कहेगा नहीं सुनाई दिया। यदि डीफनेस नहीं है तो वो कहेगा हाँ क्लियरली मुझे सुनाई दिया, क्योंकि 10 से 15 मीटर पर विस्परिंग आसानी से सुनाई दे जाती है, ठीक है। तो इस तरह के टेस्ट को हम बोलते हैं विस्परिंग टेस्ट, ठीक। अब बात करते हैं टिकलिंग ऑफ वॉच टेस्ट। ये भी किसमें आ जाता है, बेड साइड टेस्ट के अंदर आता है। टिकलिंग ऑफ वॉच, ये नाम से ही सुनाई जो है हमें समझ में आ रहा है। टिकलिंग ऑफ वॉच मतलब जो हमारी वॉच होती है, रिस्ट वॉच जो होती है, हम रिस्ट वॉच की बात कर रहे हैं। रिस्ट वॉच का जो कांटा जब घूमता है तो वो हमें सुनाई ऐसे नहीं देगा, लेकिन यदि हम रिस्ट वॉच को कहाँ लगाएं, अपने कान पर लगाएं तो या 5-5 ml सुबह शाम आराम से टिकलिंग सुनाई दे जाएगी, यदि डीफनेस नहीं है, है ना। कभी भी यदि आप अपने वॉच को, यदि डीफनेस नहीं होगी वॉच को, यदि आप अपने कान पे लगाओगे आसानी से क्लियरली जो है उसकी टिकलिंग सुनाई देती है। तो यदि किसी को क्या रहेगी, डीफनेस रहेगी, तो इट मींस उसको क्या है, टिकलिंग सुनाई नहीं देगी। और यदि कोई डीफनेस नहीं है तो उसको जो है टिकलिंग करना हो तो फिर कल करेंगे, सुनाई इजीली देगी। तो इस तरह के टेस्ट को हम बोलते हैं टिकलिंग ऑफ वॉच टेस्ट। तो ये जो दोनों टेस्ट होते हैं ये किस में आ जाते हैं, बेड साइड टेस्ट में आ जाते हैं। इसे हम बोलते हैं बेड साइड टेस्ट, जो कि जनरल से टेस्ट है ना, जो कि कोई भी कर सकता है। फिजिशियन तो कर ही सकता है, लेकिन साथ में कोई और भी आसानी से इसका पता लगा सकता है कि उसको जो है पेशेंट खुद भी लगा सकता है कि मुझे कहीं डीफनेस है या नहीं है ना। और क्लिनिक पर भी आराम से किया जा सकता है और पेशेंट खुद भी लगा लेगा, है ना। तो इसे हम बोलते हैं कौन सा, बेड साइड टेस्ट। अब बात करते हैं रूटीन टेस्ट। और खटाई नहीं खाना। अब रूटीन टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं वो जरा ध्यान से देखना है। पहला टेस्ट है रेनी टेस्ट, RINNE, रेनी टेस्ट। पहला टेस्ट का नाम है RA, रेनी टेस्ट। पहला टेस्ट का नाम है रेनी, RINNE, सॉरी। बस बेटा थोड़ी देर और, थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ। रेनी, RINNE, रेनी टेस्ट। अब ये रेनी टेस्ट क्या है, ठीक। रेनी टेस्ट को समझने से पहले हमें ट्यूनिंग फॉर्क को समझना पड़ेगा, क्योंकि रेनी टेस्ट जब लगाया जाता है तब इसमें हमें ट्यूनिंग फॉर्क, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है ट्यूनिंग फॉर्क। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क कैसा देखने में लगता है, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, क्लिनिक पर भी मिल जाता है कई लोगों के।
है ना। ट्यूनिंग फॉर्क को जब हम देखते हैं तो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है। ट्यूनिंग फॉर्क को जब हम देखेंगे लोहे का बना हुआ होता है, ठीक है ना, मेटल का बना होता है, मेटल में लोहे का, ठीक है ना। तो इसमें एक इस तरह से एक हैंडल होता है, ऐसा एक हैंडल होता है और ऊपर इस तरह से दो जो है कप लाइक एक स्ट्रक्चर निकला रहता है और सामने से खुला रहता है ना। बल्कि और यदि इसको ऊपर से सही से बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, कप लाइक नहीं रहेगी, ये कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। नीचे क्या रहेगा, हैंडल रहेगा और ऊपर इस तरह से खुला हुआ एक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना। जिसे इस हैंडल को कहा जाता है, ये जो हैंडल इसको कहा जाता है हैंडल, ये उसका होता है हेड या इसको बोला जाता है वाइब्रेटिंग फॉर्क। वाइब्रेटिंग फॉर्क इसे क्या कहा जाता है, वाइब्रेटिंग फॉर्क। हेड भी बोल सकते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क का हेड है, या फिर इसका एक और नाम है वाइब्रेटिंग फॉर्क। वाइब्रेटिंग फॉर्क इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ ये वाइब्रेट करता है। यदि हम इसको इस तरह से हाथ पे मारते हैं तो इस तरह से ये क्या हैंडल। अब देखिए क्या किया जाता है इसमें रेनी टेस्ट में क्या करते हैं हम, मान लो ये हमारा क्या है, मान लो ये हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है ना। ये इसका पूरा क्या रहेगा, हैंडल रहेगा, ठीक है ना। हैंडल को हम इस तरह से दो फिंगर से पकड़ेंगे, है ना। दो फिंगर से पकड़े तो ज्यादा बेटर है ना, इस तरह से, ठीक है, दिख रहा होगा। ऐसे नहीं पकड़ना है ट्यूनिंग फॉर्क को, दो तरह से, ताकि वाइब्रेशंस प्रॉपर्ली आए। अब जो इसका जो है वाइब्रेटिंग जो फॉर्क होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या करते हैं, अपने हाथ पे इस तरह से मारेंगे, हाथ पे इस तरह से मारेंगे तो ये क्या होता है, ये जो वाइब्रेटिंग फॉर्क है इसमें वाइब्रेशंस आने लगते हैं। अब क्या करेंगे, तुरंत मारने के बाद तुरंत इस तरह से हाथ में हम अपने हाथ में मारेंगे और तुरंत जो इसका जो ट्यूनिंग फॉर्क मान लो, तो जो ट्यूनिंग फॉर्क का बेस है ये यहाँ क्या होगा, बेस होगा। इसको हम कहाँ रखेंगे, मस्टोइड प्रोसेस पे रखेंगे। मस्टोइड प्रोसेस क्या होता है, कान के पीछे आप लोग सभी लोग फील करिए, ठीक है ना। कान के पीछे ये जो बोनी, एक जो हड्डी है ना, कान के पीछे एक हमें बोनी सरफेस दिखाई दे रही है, बोन जैसा दिखाई दे रहा है, एक हार्ड हड्डी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कान के जस्ट पीछे इधर, ये है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मस्टोइड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये, मस्टोइड प्रोसेस। तो हमने किया क्या, ट्यूनिंग फॉर्क को इस तरह से हाथ में मारा, अब वो वाइब्रेट करेगा और फिर हम तुरंत बिना देर किए इसका बेस कहाँ, इस तरह से रख देंगे और पेशेंट से कहेंगे कि इसके वाइब्रेशंस को फील करो। जब हम यहाँ पर इस तरह से रख देते हैं तो पेशेंट्स को वाइब्रेशंस फील होते हैं, बिल्कुल क्लियरली फील होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखेंगे तो उसको क्या होगा, क्लियरली फील होने लगेंगे वाइब्रेशन। ऐसा हम दोनों कान में करेंगे, ठीक है ना। तो पहले अब हम उससे क्या कहेंगे कि वाइब्रेशंस को आप फील करो, अब उसको क्या होगा, वाइब्रेशंस फील होगा। और उससे ये भी कह देंगे कि जब वाइब्रेशंस फील होना बंद हो जाए तब हमें बताना। अब मान लो पेशेंट्स को हमने जब यहाँ इसको रखा था, उसको मान लो 15 सेकेंड्स तक या 30 सेकेंड्स तक जो है वाइब्रेशंस फील हुए। मान लो 15 सेकेंड्स के बाद वाइब्रेशंस जो है फील होना बंद हो गए, तो वो बोलेगा पेशेंट्स, हाँ अब हमें वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं। तो जैसे ही जब वाइब्रेशंस नहीं आएंगे तुरंत हम क्या करेंगे, अब उसके कान के पास ऐसे लेके आएंगे। चिपकाना नहीं है कान से, क्योंकि चिपका देंगे तो वाइब्रेशंस का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। हमने पहले यहाँ पर रखा मस्टोइड प्रोसेस पर वाइब्रेशंस फील करने के लिए कहा, अब हम कान के पास लाएंगे, मतलब थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अब हम पेशेंट से कहेंगे कि साउंड को सुनो। तो यदि डीफनेस नहीं होगी, तो याद रखिएगा क्या बता रहे हैं हम, यदि डीफनेस नहीं होगी तो पेशेंट्स को साउंड भी सुनाई देंगे वाइब्रेशंस के, है ना। वाइब्रेशंस के क्लियरली साउंड सुनाई देते हैं। पहले हमने यहाँ करा, अब जो है वाइब्रेशंस आना बंद हो गए। अब हमने ट्यूनिंग फॉर्क को कान के पास रखेंगे तो पेशेंट्स को वाइब्रेशंस के साउंड सुनाई देंगे। साउंड कैसे सुनाई देते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। जैसे कि यदि कोई मच्छर हमारे कान के पास आ जाए तो कैसी उसकी भिनभिनाहट आती है, सेम वैसे ही मच्छर की जो भिनभिनाहट आती है ना, एक सेम वैसे ही साउंड यहाँ पर हमें ऐसे सुनाई देते है ना। तो हम उसका जो है टाइम नोट कर लेते हैं कि कितनी देर तक जो है बोनी कंडक्शन हो पाया। इसे हम बोलते हैं बोनी कंडक्शन, क्योंकि हमने बोन पे रखा। तो ये हो गया हमारा बोनी कंडक्शन और ये हो गया हमारा एयर कंडक्शन, क्योंकि अब एयर से जा रहे हैं, है ना। यहाँ तो हमने बीच में गैप रखा है ना,
तो कोई भी बोन या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर्स नहीं है तो ये एयर के थ्रू साउंड के वाइब्रेशंस जा रहे हैं, यहाँ पर बोन के थ्रू जा रहे थे मस्टोइड प्रोसेस क्या में। शुभ नाम आप? तो ये हो गया हमारा बोन कंडक्शन, ये हो गया हमारा एयर कंडक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, बोनी कंडक्शन भी देख रहे हैं, एयर कंडक्शन भी देख रहे हैं और दोनों का टाइम हम नोट कर रहे हैं। यदि डीफनेस होती है, ठीक है ना, याद रखना, यदि डीफनेस हो रही है तो क्या होगा, उसको एयर कंडक्शंस नहीं आएंगे। तो जिस ईयर में एयर कंडक्शन नहीं आ रहे हैं वो साइड हम देखेंगे, है ना, राइट में भी देख लेंगे, लेफ्ट में भी देख लेते हैं। और यदि एयर कंडक्शन नहीं आ रहे हैं इट मींस उसको डीफनेस है ना, उसी ईयर की डीफनेस है। और यदि एयर कंडक्शन प्रॉपरली आ रहे हैं तो इट मींस उसको डीफनेस नहीं, ठीक है ना। बोनी कंडक्शन से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एयर कंडक्शन से यदि नहीं आएंगे तो इट मींस डीफनेस, ठीक है ना। और यदि बोनी भी नहीं आ रहे हैं, एयर भी नहीं आ रहे हैं तो फिर वो डीफनेस कुछ ज्यादा ही है ना। हो सकता है उसको जो है बोनी कंडक्शन भी नहीं आए, ठीक ऐसा, लेकिन जनरली कम देखने को मिलता है कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो कि बोनी कंडक्शन भी नहीं आ रहे हैं और एयर कंडक्शन भी नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह के टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रेनी टेस्ट। सर एक प्रश्न था सर को, एक कौन सा ये पूछना था, जैसे कि आपने बोनी कंडक्शन की बात करी तो वहां तो आपने मार करके उसको लगा दिया इंस्ट्रूमेंट को, और लेकिन दोबारा से एयर कंडक्शन के लिए फिर दोबारा मारना पड़ेगा उसको इंस्ट्रूमेंट को? नहीं भाई, हाँ वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ठीक है। दोबारा से नहीं मारना पड़ेगा, वो आते ही है साउंड। मतलब जब हम उसको एक बार इस तरह से मार देंगे, पीछे लगाएंगे, तब तो जो है हमें फील भी होंगे, हमें वो हिलता हुआ भी दिखता है ना। जो इसका ये वाला फॉर्क है ना, वाइब्रेटिंग फॉर्क, ये हमें हिलता हुआ भी दिखेगा, तुरंत हम यहाँ लगा देंगे। अब उससे पूछेंगे कब आना बंद हो जाते हैं। अब जैसे आना बंद हो गए, अब हमें भी वो हिलता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन उसके अंदर वाइब्रेशंस अभी भी रहते हैं। यही तो एक इंस्ट्रूमेंट का कमाल है ना। अब ये इंस्ट्रूमेंट है ना, कुछ तो उसमें होगा, अब हमें वो दिखेगा नहीं, ना हिलता हुआ दिखेगा और ना दूर से हमें साउंड सुनाई देगा। लेकिन यदि डीफनेस नहीं होगी, यदि हम अपने कान के पास भी लाएंगे तो थोड़ा सा दूर रखेंगे बिना मारे, तो अब हमें जैसे मच्छर की भिनभिनाहट आती है ना, ऐसे साउंड के वाइब्रेशंस आते हैं, है ना। मच्छर जैसे भिनभिनाता है ना कान के पास आके, सेम वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल सिमिलर रहते हैं, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसा मच्छर भिनभिनाता है। तो हम देख लेंगे, यदि फिर से मारेंगे फिर तो उसको क्लियर सुनाई देगा ही ना, तो इसलिए सिर्फ एक ही बार मारा जाएगा, है ना। रबर पेड भी आता है, अगर किसी के पास रबर पेड नहीं है, इसके साथ एक इस तरह से पेड होता है, रबर पेड बोलते हैं उसको, है ना। मतलब ये दोनों साथ में आते हैं। अब ये रबर, इसे हम बोलते हैं रबर पेड। तो क्या होता है, अगर रबर पेड है तो रबर पेड के ऊपर मार दो, यदि रबर पेड नहीं है तो अपने हाथ पर भी मार सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है ना। रबर पेड पे भी मार सकते हैं क्योंकि साथ में ही आता है, इसका रबर का एक पेड रहता है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया, आगे बढ़े। इसे हम क्या बोलेंगे, रेनी टेस्ट, ठीक। अब देखिए दूसरे टेस्ट का क्या नाम है ना। दूसरा जो रूटीन टेस्ट है वो है वेबर। दूसरे टेस्ट का नाम है वेबर, WEBER, वेबर टेस्ट। अब वेबर टेस्ट में भी किसका यूज करेंगे, इसमें भी हम ट्यूनिंग फॉर्क, है ना, ट्यूनिंग फॉर्क क्या कहा जाता है, ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क मतलब वही इस तरह से जो स्ट्रक्चर है ना, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, इस तरह से रहता है एक स्ट्रक्चर। अब इसमें हम क्या करेंगे, वेबर टेस्ट में, इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए वही उसका उठाएंगे हैंडल, हैंडल को 2 फिंगर से पकड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना है। हैंडल को आप ऐसे नहीं पकड़ोगे, अगर ऐसे पकड़ोगे तो टेस्ट जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम 2 फिंगर से पकड़ते हैं तो ही प्रॉपर हो पाएगा, क्योंकि वो वाइब्रेशंस का रहता है ना। और ना ज्यादा तेज मारना है ना ज्यादा धीरे मारना है, बस इस तरह से एक मारेंगे। अब क्या करेंगे, जो पेशेंट रहेगा, पेशेंट्स का जो वर्टेक्स रीजन होता है, वर्टेक्स रीजन हम कौन सा रीजन बोलते हैं, ये जो हमारा सिर होता है ना, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स रीजन। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट से कहेंगे पहले तो वो अपनी आंखें बंद कर ले, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि वर्टेक्स रीजन पे, मतलब जो उसका बेस रहेगा, पहले लेफ्ट साइड रखेंगे, मतलब एक बार राइट साइड रखेंगे और पेशेंट से पूछेंगे, मतलब फिर वही उसको वाइब्रेशंस जो है फील होंगे, है ना। वर्टेक्स रीजन कहाँ होता है, ये जो आई के ऊपर, ये हो गया हमारा राइट साइड का, ये हो गया लेफ्ट साइड का, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख देंगे इस तरह से। अब उसको क्या होंगे, वाइब्रेशंस फील होंगे, ठीक है ना। देन ऐसा ही हम क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड करेंगे, अब उसको क्या होंगे, वाइब्रेशंस फील होंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, वाइब्रेशंस, अब इसका हम जो है केसेस का वो निकालते हैं रिजल्ट, वो हम बताते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, नॉर्मल पर्सन को इक्वल साइड,
ठीक है ना। यदि कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसको इक्वल साइड सेम वाइब्रेशंस फील होंगे, मतलब टाइमिंग सेम रहेगी। टाइमिंग सेम रहेगी मतलब हम टाइम भी नोट करते जाते हैं। जैसे कि पहले हमने यहाँ रखा उसका बेस, और पेशेंट से कहेंगे वाइब्रेशंस को फील करो, और मान लो वो 1 मिनट तक कर रहा है, 1 मिनट तक उसने करा, 1 मिनट के बाद कहा हाँ अब वाइब्रेशंस आना बंद हो गए। फिर हम वो जो है दूसरी साइड रखेंगे, यहाँ भी जो है 1 मिनट रहेगा, यहाँ भी कितना रहेगा 1 मिनट रहेगा। यदि नॉर्मल है ये 1-1 मिनट बोथ साइड कब रहेगा, यदि नॉर्मल मतलब यदि इसके दोनों कान ठीक ठाक है ना, तो मतलब क्या हुआ वो 1-1 मिनट निकल के आएगा, ठीक है ना। अब यदि एबनॉर्मल होगा, मान लो तो नहीं चले कभी कभी, मान लो राइट साइड, ये राइट साइड 1 मिनट था, लेफ्ट साइड में मान लो आ रहा है इसका कितना 2 मिनट, लेफ्ट साइड में कितना आ गया 2 मिनट, राइट साइड में आया 1 मिनट, लेफ्ट साइड में आया 2 मिनट। इट मींस उसका लेफ्ट ईयर जो है वो क्या है, लेफ्ट ईयर की डीफनेस है। मतलब उसको कहाँ की डीफनेस है, लेफ्ट ईयर। मतलब जहां का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा आता है, इसको आप ये याद रखना। मान लो ये राइट साइड है, राइट साइड रखा, यहाँ पर 2 मिनट उसको फील हो रहे थे, वाइब्रेशंस 2 मिनट फील हो रहे थे। यहाँ लेफ्ट साइड रखा है ना, बाद में देखो पहले हम हाँ यहाँ पर 2 बार मारना पड़ेगा, पहले 1 बार मारेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क को हमने यहाँ रखा, देख लिया 1 मिनट तक आए थे, अब हमने हटा दिया, ठीक, वो टाइम को नोट करके लिख दिया। फिर हम फिर से मारेंगे, फिर अब लेफ्ट साइड रखेंगे, अब हम यहाँ पर फिर से टाइम नोट करेंगे। मान लो लेफ्ट साइड आ रहा है 2 मिनट, राइट साइड आ रहा है 1 मिनट, तो जहां पर टाइम ज्यादा लग रहा है इट मींस उसको उसी साइड का क्या है डीफनेस है। यदि लेफ्ट साइड ज्यादा टाइम आ रहा है तो उसको लेफ्ट ईयर की डीफनेस है, यदि राइट साइड ज्यादा टाइम आ रहा है तो उसको राइट साइड की डीफनेस है, ठीक है ना। मतलब जहां ज्यादा टाइम लगता है वहां की डीफनेस कंसीडर की जाती है कि वहां की डीफनेस है, मतलब वहां का जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है। यदि दोनों का इक्वल है तो बिल्कुल सेम टाइम आएगा। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतलब क्या, मान लो यहाँ पर 60 जो है सेकेंड आया था, मतलब 1 मिनट, तो यहाँ पर 65 आ रहा है, 65 आ रहा है, 5-6 सेकेंड का जो है वो चल जाएगा। 5-6 सेकेंड का क्यों चल जाएगा, क्योंकि हो सकता है पहली बार जब आपने मारा था तो बहुत तेजी से मार दिया, दूसरी बार जब आपने मारा तो धीरे से मारा हो, तो इसलिए जो है 5-10 सेकेंड का वेरिएशन चलता है। लेकिन जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लग रहा है, मान लो एक जगह आ रहा है 1 मिनट का, दूसरी जगह आ रहा है कितना 2 मिनट का, या मान लो एक जगह आ रहा है कितना 1 मिनट का, दूसरी जगह आ रहा है 2.5 मिनट का, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन आ रहा है ना। हाँ 10 सेकेंड 15 सेकेंड चल जाएगा, 10 सेकेंड 15 सेकेंड, या ऐसा कहा जाता है कि 30 सेकेंड्स का अगर टाइम जो है ड्यूरेशन आ रहा है तो उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है ना कि वो इम्पैक्ट आपने पहली बार तेजी से मारा हो, दूसरी बार धीरे से मारा हो, इसीलिए है ना। यदि दोनों बार आपने इक्वल जो है दिया था स्ट्रोक, इक्वल स्ट्रोक दिया था तब तो ठीक है, तब आप जो है कर सकते हो उसको। यदि मान लो स्ट्रोक इक्वल नहीं दिया तो 15-20 जो है सेकेंड का हम इसको नॉर्मल मान, ठीक है ना। अच्छा ऐसा होता क्यों है कि जिस साइड की डीफनेस होगी वहां पर साउंड जो है ज्यादा देर तक सुनाई देंगे, ऐसा क्यों होगा, बताएगा कोई। देखिए ऐसा इसलिए होगा, मान लो उनको नार में जाएगा नहीं सर, वहाँ पे घूमते रहेंगे साउंड, इसीलिए। हाँ देखिए एक्चुअली क्या होता है कि मान लो ये राइट साइड है हमारा, मान लो राइट साइड की डीफनेस है, हमने यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क को लगाया, बेस लगाया जाता है ना, वो नहीं लगाया जाएगा, ये नहीं, बेस लगाया जाता है। बेस मतलब जहाँ से बेस है ना, इस तरह से हम मारेंगे वाइब्रेटिंग फोर्क को, बेस को तुरंत हम यहाँ रख देंगे। अब मान लो यहाँ बहुत देर तक साउंड आ रहा था, यहाँ पे बहुत कम साउंड आ रहा था, मतलब कम समय के लिए आया, यहाँ पर ज्यादा समय के लिए आया, तो मतलब राइट साइड की डीफनेस है। एक्चुअली इसलिए क्योंकि यदि मान लो यहाँ की डीफनेस है तो जो एयर अब देखो यहाँ से जो एयर जो यहाँ से जो मास्किंग इफेक्ट है ना, तो मास्किंग इफेक्ट क्या होता है, आप प्लीज मास्किंग इफेक्ट क्या होता है, आप प्लीज आप म्यूट करके, आप लोगों के अनम्यूट करने से हमारी आवाज डबल आने लगी थी। देखिए आप नहीं आ रही ना हमारी आवाज डबल, तो सुनिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस जगह की डीफनेस होती है
तो ये हम जो देख रहे हैं ये हम बोनी कंडक्शन देख रहे हैं, क्योंकि ये बोन है ना, हम ये बोनी कंडक्शन देख रहे हैं। अब मान लो राइट ईयर की डीफनेस है तो एयर कंडक्शंस बंद रहेंगे। अगर डीफनेस है तो एयर कंडक्शंस बंद रहेंगे ना। तो जब एयर कंडक्शन बंद रहेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एयर कंडक्शन का जो मास्किंग इफेक्ट है वो यहाँ पर सीज है, और यहाँ पर एयर कंडक्शन का मास्किंग इफेक्ट सीज नहीं है, मतलब यहाँ से वॉइस जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या कम टाइम के लिए फील होगा। लेकिन यहाँ से कोई भी वॉइस अंदर नहीं जा पा रही है, या जा भी रही है तो डीफनेस है, तो इसलिए हमें बोनी कंडक्शन ज्यादा देर तक जो है फील होते हैं। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है फिर से हम बताते हैं, क्योंकि जहां की जिस ईयर की डीफनेस रहती है उस ईयर में यदि हमने यहाँ पे बोन पे लगा रखा है तो बोनी कंडक्शन ज्यादा देर तक हमें इसलिए फील हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट से जो वॉइस आ रही है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, अभी गायब है, स्टॉप है। अब यहाँ से एनवायरमेंट की जो वो आ रही है, वॉइस आ रही है, वो पूरी तरह से स्टॉप है, इसलिए हमें यहाँ पर फील हो रहा है ज्यादा देर तक क्या, हाँ, हमारे वाइब्रेशंस जो है ज्यादा देर तक फील हो रहे हैं। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ इसलिए कम फील हो रहा है क्योंकि यहाँ से तो वॉइस भी जा रही है ना, बाहर से एनवायरमेंट की वॉइस भी जा रही है, तो वाइब्रेशंस कम फील होंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ से वो भी लगा दिया है और वो भी जा रहे हैं, है ना, तो इसलिए तो इसको क्या कहा जाता है, मास्किंग इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल। तो मास्किंग इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल के कारण जिस जगह की डीफनेस होती है उस जगह पर क्या हो जाएगा, उस जगह पर ज्यादा देर तक बोनी कंडक्शन ये हो गया हमारा कौन सा वेबर टेस्ट। थर्ड और लास्ट रूटीन टेस्ट जो होता है ये तो हम क्लिनिक पर करते हैं, कौन सा, रीनी टेस्ट और वेबर टेस्ट। ये डीपनेस को पता करने के लिए हम जो है ट्यूनिंग फॉर्क एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो वो हम अगर अब हम अपने क्लिनिक पर रख सकते हैं और किसी भी पेशेंट्स का जो है टेस्ट लगा सकते हैं, है ना। देन थर्ड नंबर पे जो आता है उसे हम बोलते हैं ऑडियोमेट्री टेस्ट। ऑडियोमेट्री, अब ये ऑडियोमेट्री टेस्ट क्या है, ये होता है एक बड़े लेवल का टेस्ट, है ना। ऑडियोमेट्री टेस्ट, इसमें क्या करा जाता है, इसमें एक ऑडियोमीटर होता है, एक मशीन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडियोमीटर। जैसे ईसीजी मशीन होती है, ईसीजी निकालने के लिए, ऐसे इसके लिए भी एक मशीन आती है, ठीक है ना, एक बड़ी सी मशीन आती है, उसके अंदर क्या होते हैं, हेडफोन्स लगे होते हैं मशीन के अंदर, उसे हम ऑडियोमीटर बोलते हैं, मतलब मशीन से किया जाता है ना। ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का टेस्ट होता है, ये आगे के टेस्ट होते हैं ना, और स्पेसिफाई करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो है पेशेंट्स को वो लगा देते हैं, हेडफोन लगा देते हैं, और ऑडियोमीटर में अलग अलग फ्रिक्वेंसी की हम क्या निकालते हैं, वॉइस निकालते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी में रहेंगी, लाउड रहेगी, स्लो रहेगी, और उसको हम मीटर में चेक करते रहते हैं और पेशेंट से भी पूछते रहते हैं कि आपको कब जो है कितना हाई साउंड सुनाई दे रहा है, लो पिच सुनाई दे रहा है, हाई पिच सुनाई दे रहा है, मतलब प्रॉपरली ये मशीनों से किया जा रहा है। हेडफोन पेशेंट्स को लगा दिया और हम ऑडियोमेट्री से अलग अलग फ्रिक्वेंसी की वॉइस निकाल रहे हैं, तो इससे बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलता है कि जो है कितने फ्रिक्वेंसी की वॉइस पेशेंट सुन पा रहा है ना, और उसका जो डीपनेस है वो कितने लेवल का है। तो पूरा जो है वो ऑडियो, ये क्योंकि स्पेशल टाइप का टेस्ट हो गया ना, है ना। तो बेरा चेक बोलते हैं सर, बेरा चेक बोलते हैं, बेरा चेक, क्या इसको बेरा चेक बोलते हैं सर, ऑडियोमेट्री टेस्ट कहा जाता है इसको, ऑडियोमेट्री टेस्ट, है ना। और उस मशीन को कहा जाता है ऑडियोमीटर। एक इतनी बड़ी सी मशीन होती है, बड़ी सी एक मशीन होती है, उसमें क्या होते हैं कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हम साउंड निकाल सकते हैं, क्योंकि मशीन है तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साउंड भी हम जो उसमें से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक हेडफोन होता है, वो पेशेंट्स को दे दिया जाता है। कंप्यूटर में भी फ्रिक्वेंसी हम जो है देख रहे होते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी जा रही है, पूरा उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, पेशेंट से भी बात कर रहे होते हैं। और अगर पेशेंट से बात नहीं कर रहे होते हैं तो वो कान का हाल भी पूरा वो मशीन बता देती है कि आप रियल में सुन पा भी रहा है पेशेंट्स या नहीं सुन पा रहा है ना। वो पूरा का पूरा हाल अंदर का बता देती है कि ब्रेन तक, क्योंकि वो जो हम लगा रहे हैं तो ब्रेन में हम जो है ब्रेन में भी लगा रहे हैं, ईसीजी जैसे लीड्स लगाते हैं ना, ईईजी लीड्स, तो वो हम ईईजी लीड्स भी लगाते हैं उसमें। तो हेडफोन भी लगा रहे हैं, ईईजी लीड्स भी लगा रहे हैं, और अब जो है अलग अलग फ्रिक्वेंसी की वॉइस निकाल रहे हैं। तो वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का टेस्ट हो गया, हॉस्पिटल में किया जाएगा ये। और ये बाकी के जो वेबर टेस्ट है, रेनी टेस्ट है, अपन अपने क्लिनिक में भी कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर कोई डीपनेस आ रही है तो हम आगे के लिए उसको कहाँ भेज सकते हैं, आगे के लिए हम उसको
हॉस्पिटल जो है भेज सकते हैं कि वो ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं। डीफनेस के लिए ये दो तरह के टेस्ट होते हैं। पहला हो गया बेड साइड टेस्ट। बेड साइड टेस्ट में हमने दो टेस्ट देखे, विस्परिंग टेस्ट देखा और दूसरा टिकलिंग ऑफ वॉच। दूसरा टेस्ट हमने रूटीन टेस्ट देखा। रूटीन टेस्ट के अंदर हमने तीन टेस्ट देखे। एक रेनी टेस्ट देखा जिसमें हम ट्यूनिंग फॉर्क को मस्टोइड प्रोसेस पे लगा रहे थे, तो जिससे हम बोनी कंडक्शन और एयर कंडक्शन सुन रहे थे। दूसरा टेस्ट हमने देखा वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट को हम कहाँ लगा रहे थे ट्यूनिंग फॉर्क को, ये जो हमारा है वर्टेक्स रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन वर्टेक्स रीजन होता है। लेफ्ट साइड का वर्टेक्स रीजन और राइट साइड का वर्टेक्स रीजन। जहाँ पर साउंड ज्यादा लाउडर सुनाई दे रहा था तो वहां की इसको डीपनेस। तो ये आज हमारा खत्म हो गया ईयर। समझ में आप लोगों को अच्छे से आया होगा। मिलते हैं अब कल कुछ नए टॉपिक के साथ, है ना। चलिए, थैंक यू सर। ओके ओके, समझ में तो आ गया ना, सिंपल है सब। जी सर, अच्छे से आ गया। चलिए ओके, मिलते हैं कल फिर, है ना। थैंक यू सर।